नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सौम्यदीप मंडल जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं सौम्यदीप से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का। वेलकम सौम्यदीप एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए आपको बहुत बहुत मेरी तरह से शुभकामना। सौम्यदीप, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। क्या ग्रेजुएशन रहा है और कैसे बैंक की तरफ सोचा कि बैंकिंग की तैयारी करते हैं? वेल इट्स ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक्चुअली मेरा सपना था कि मैं एमएससी करूंगा, उसके लिए जैम का भी प्रिपरेशन ले रहा था। लेकिन जो लॉकडाउन का पीरियड जब आया तो हमारा 5th सेमेस्टर सब ऑफलाइन में हुआ था। जब 6th सेमेस्टर की बारी आई तो हमको घर आना पड़ा। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि कोई भी जॉब नहीं है। तो यूट्यूब में देख रहा था कि एक बैंक की ही जॉब है जो 1 साल में या फिर 6 महीने में लोग मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उस समय एक दौर आया कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो एग्ज़ाम था वो पिछले 2020 का आईबीपीएस क्लर्क का ही था। तो उसमें मेरा ग्रेजुएशन तभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने एक डेट ऑफ पासिंग उसके अकॉर्डिंग दिया था और एक परसेंटेज दिया था, तभी तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं इश्यू हुआ था। तो उसमें मेरा प्रीली क्वालीफाई हो गया था। तो उसके बाद तो मैं घबरा गया कि मेरा तो प्रीली हो गया है, लेकिन मेरा जो डिटेल्स हुआ है तो वो तो सब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा जाएगा। तो जानबूझ के मैंने मेंस के लिए उतना तैयारी नहीं किए थे। उसके बाद आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ में टू बी ऑनेस्ट मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ था, 0.25 और 2.5 मार्क्स से। फिर एसबीआई क्लर्क आया, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, चारों का प्रीलिम क्लियर हुआ। मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं दिया था एक पर्सनल रीजन से। एसबीआई पीओ मेंस में 4 मार्क्स के वजह से इंटरव्यू कॉल नहीं आया और फाइनली आईबीपीएस क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ और एसबीआई क्लर्क में भी हुआ था, लेकिन मेंस में 7 मार्क्स से रह गया था। तो मेरा जो प्रिपरेशन था वो मतलब इतना शॉर्ट पीरियड में था कि कोई कोई बोलता है कि तुम प्रिपरेशन कब किए हैं, मतलब ये मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है। हालांकि ऐसा भी है कि 6 महीने भी बैंक एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं मैम। ऐसा कोई बात नहीं कि 1 साल ही लग सकता है और 3 साल भी लग सकता है, उसमें कोई ज्यादा नहीं। कभी कभी थोड़ा सा नहीं भी होता है, 0.25 से भी किसी किसी का भी। सौम्यदीप, आपने जैसे बताया कि आप किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते थे, फिर कोविड ने आपको किसी और डायरेक्शन में इट ओपन डोर्स फॉर यू फॉर अनदर डायरेक्शन। जब ये सोचा कि चलो बैंक की तैयारी करते हैं बिकॉज इसका प्रोसेस जल्दी होता है, विद इन 1 ईयर रिजल्ट भी आ जाता है, फिर पहला स्टेप क्या लिया? क्योंकि हम जो पहला स्टेप लेते हैं एग्जामिनेशन को समझने का और तैयारी कैसे करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आप बताएं। यस मैम। मैंने सबसे पहले जो किया कि जितने भी यूट्यूब में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पिछले साल भी आपने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया था, ऐसे बहुत सारा इंटरव्यू यूट्यूब में अवेलेबल है। तो मैंने उन लोगों को देखा। तो उन लोगों को देख के मैंने एक चीज देखा कि जो लोग भी आए थे वो लोग 1 साल का पक्का मतलब डिटरमाइंड थे कि एक बात तो कॉमन थी उसमें कि ये करेंगे तो ये करेंगे 1 साल या फिर 2 साल, उसके ज्यादा नहीं टाइम लेंगे। तो मैंने उन लोगों से ये बात सीखी कि मेरे को भी अगर करना है तो सिलेबस 6 महीने के अंदर करना है। तो फिर मैंने क्या किया, पहला स्टेप जो उठाया उसमें मैंने कुछ बुक्स परचेस किए। जैसे एस क्वांट और एस रीजनिंग ऐसे करके कुछ बुक्स थे। तो उन बुक को मैं पहले परचेस किया और मेरा तो मैथ ग्रेजुएशन में था, तो इसलिए मेरा मैथ का नहीं प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग से। रीजनिंग मैंने कभी भी इसके पहले नहीं किया था। तो 2016 से 2020 के आईबीपीएस क्लर्क के पहले जितने भी रीजनिंग के सेट थे मेमोरी बेस्ड, उसको मैंने पहले सॉल्व किया। और उसको सॉल्व किया तो बहुत टाइम लगा पहले। तो मैं सोचता था कि इतना टाइम लगेगा तो नहीं हो सकता। तो मैंने उसके बाद उस बुक को दोबारा सॉल्व किया कि देखते हैं कि आप क्या टाइम कम लग रहा है या फिर ज्यादा लग रहा है। तो मैंने देखा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इतना भरोसा भरोसा आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ अगर मैं प्रैक्टिस को ऐसे ही लगातार करता रहूँ। तो रीजनिंग को धीरे धीरे करके 2 महीने या फिर 2.5 महीने में रीजनिंग का पूरा टॉपिक क्लियर किया। फिर मैंने आया मेरे सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश, थोड़ा सा मेरे अच्छा ही था पहले से ही। तो इंग्लिश साइड बाय साइड रखता था और मैथ का जो कैलकुलेटिव पोर्शन था और फिर जितना भी पोर्शन था जिसमें अरिथमेटिक क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक को सबसे पहले मैंने किया था, क्योंकि अरिथमेटिक में ही सब मतलब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अरिथमेटिक हो जाता है तो फिर डीआई भी हो जाता है। और नंबर सीरीज और जो बाकी पोर्शन है मतलब सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन,
वो दिन में 10 या 15 रखता था, फिर मॉक के जरिए उसको प्रैक्टिस करता था, तो फिर हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया था। प्रीलिम्स और मेंस की जब हम बात करते हैं तो कैसे तैयारी एक साथ करनी है, अलग अलग सेक्शंस तो आपने बता दिया। फिर जो प्रीलिम्स का माइंडसेट है और मेंस का माइंडसेट है, वो दोनों को कैसे बैलेंस करना है और बैलेंस्ड तैयारी करनी है। यस। प्रीलिम्स के मतलब जब प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हो जाता है तो उसके 10 दिन, उसके पिछले जो 10 दिन होता है उसमें सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस रहना चाहिए। और उसके पहले जितने भी दिन है उसमें अगर कोई मतलब टोटली डेडिकेटेड है, उसका कोई और उतना प्रेशर नहीं है काम का, और कहीं भी वो वर्किंग नहीं है, तो फिर मेरा मानना है कि दिन में या फिर रात में कभी भी करंट अफेयर्स तो रखना ही चाहिए, क्योंकि यह गेम चेंजर है। और बाकी समय सुबह का टाइम प्रीलिम्स में जो कंटेंट होता है उसमें फोकस करना चाहिए, या फिर मेंस में। और जो रात का समय होता है उसमें और एक चीज का मतलब सुबह अगर प्रीलिम्स करे तो रात के मेंस का थोड़ा क्वेश्चन लगा लेते हैं, और अगर मेंस सुबह करते हैं तो प्रीलिम्स का लास्ट में एक मॉक दे सकते हैं। और एक बात अच्छी हो सकती है कि मैंने जो किया था कि जब भी कोई टॉपिक में उठाता था तो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस था वो थोड़ा बहुत कॉमन होता था। तो उसमें से ही अगर हम प्रीलिम्स के अंदर ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं तो फिर मेंस उतना ज्यादा बाद में दिक्कत नहीं देती है, क्योंकि मेंस में वो ही आएगा। लेकिन किसी भी मतलब एग्जाम में अगर प्रीलिम्स में बोल देगा कि 1/4 है, तो उसमें मेंस में बोलेगा कि 25% है। तो ऐसे करके 25% का 1/4 आपको पता होना चाहिए। अगर आप पहले से ही जानते हो तो वो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मतलब मैंने देखा है कि कई कई लोग ने प्रीलिम्स तो निकल लेते हैं लेकिन मेंस के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ में इसी तरह से ले जा सकता है कि जो भी कॉमन सिलेबस है, जो भी कॉमन कंटेंट है, उस कंटेंट को आप एक ही बार में सॉल्व कर लीजिए। ये मतलब बहुत सर भी बोलते हैं कि दोनों को एक साथ ले दिए तो फिर प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। सौम्यदीप, कैसे स्टडी आईक्यू का साथ रहा आपके प्रिपरेशन में? आरडीआई को बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं अगर बोलूं ऑनेस्टली तो मैं पहले सर का बेस 300 फॉलो किया था। तो फिर देखा सर ने भी बोला कि बेस 300 सिर्फ रिवीजन के लिए है, जो डेली करंट अफेयर्स है वही असली करंट अफेयर्स होते हैं हमारे लिए, मतलब जो एग्जाम एस्पिरेंट होते हैं। तो मैंने डेली करंट अफेयर्स भी फॉलो करना शुरू किया, और मेरा मतलब रिटेंशन पावर बहुत ही कम है। मैं मैथ जितना अच्छा कर लेता हूँ, मतलब करंट अफेयर्स उतना ही कम रिटेन कर पाता हूँ। हालांकि मैं करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम देता हूँ, सर के वीडियोस 2-3 देख लेता हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट सर का जिस जिस पोर्शन मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प किया वो है सर का जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेट था। मतलब उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि मैंने दूसरा भी सोर्स जब देखा था कि कौन कितना कवरेज दिया था, तो सर ने जो पढ़ाया था वो मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाया था बैंकिंग अवेयरनेस का। सर का वीडियो भी आता है, एक वीडियो सेट 1 सेट 2 करके जो आता है, वो एक एक वीडियो 1.5 घंटा का होता है, या फिर कभी कभी 2 घंटा का भी होता है। मेरा अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक हार्बिंगर का थीम पूछा था, वो सर ने बहुत बार बोला था। एक मैंने घर का डेली करंट अफेयर्स या फिर बेस 300 में भी एक क्वेश्चन आया था, सर ने बहुत बार बोला था कि इंडिया का वाइल्ड लाइफ जो सेंटर होता है वो कहाँ पर था, वो उत्तराखंड के देहरादून में था। तो शहर का सबसे अच्छा चीज जो होता है ना, वो शहर मतलब जो करंट पोर्शन होता है, करंट के साथ साथ जो करंट का स्टैटिक पोर्शन होता है, उस स्टैटिक पोर्शन को रिविजन करा जाता है। और आईबीपीएस क्लर्क या फिर जो भी बैंकिंग का मेंस एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन आता है वो करंट रिलेटेड न्यूज का ही होता है। तो उसमें से मतलब बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो इस तरह से मतलब सर का बैंकिंग अवेयरनेस बेस्ट था। उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए थे बैंकिंग अवेयरनेस, एक या फिर दो को छोड़ के पूरा कवर हो गया था। और जो दूसरे करंट अफेयर्स रिलेटेड कोर्स थे उसमें भी कुछ कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस या फिर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन बहुत सारा आया था। हालांकि इस बार का जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ हुए हैं, क्योंकि इसके पहले साल का जो करंट अफेयर्स का सेक्शनल कट ऑफ था वो 5-6 इसके आसपास रहता था, लेकिन इस साल करंट अफेयर्स थोड़ा सा आईबीपीएस ने मॉडरेट टाइप का पूछा था। एक्सेप्शन इज एसबीआई पीओ में बहुत अच्छा करंट अफेयर्स आया था। और एसबीआई पीओ में सैड के बहुत ज्यादा मतलब कवरेज हुए थे, ये मतलब सभी स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ में जितने भी सोर्स है उतने सोर्स से मतलब उतना ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा डीप या मतलब है तो करंट अफेयर्स ही, लेकिन थोड़ा डीप टाइप का क्वेश्चंस था उसमें।
सौम्यदीप, आपने जैसे बताया कि स्टडी आईक्यू का एक बहुत अहम रोल रहा है, और जहाँ पे आप बहुत ही वीक थे एग्जैक्टली। करंट अफेयर्स में, वो एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन के उभरा एग्जामिनेशन में, दैट बिकेम वन ऑफ द रीजन यू क्लियर द एग्जामिनेशन। लेकिन सौम्यदीप, मैं समझना चाहूंगी कि आज जहाँ इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब की पेनिट्रेशन के वजह से यू हैव लॉट ऑफ फ्री कंटेंट, फिर क्यों गौरव सर का कोर्स परचेज किया? मैंने वो बोला ना, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ गौरव सर का कोर्स देखा था। मैंने जब परचेस किया था तब मैं सभी से सलाह लेता हूँ कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है। तो सर का जो बेस्ट पार्ट होता है, गौरव सर, वाई गौरव सर, ये मेरे को एक लाइन में कोई बोलेगा तो फिर मैं बोलूंगा कि बैंकिंग अवेयरनेस। सर का बैंकिंग अवेयरनेस के नॉलेज इज ऑसम। मैं करंट अफेयर्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने उतना फॉलो नहीं किया था करंट अफेयर्स किसी भी प्लेटफॉर्म में भी, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस इज ऑसम सर का। और जो बेस्ट 300 से भी जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर डेली करंट अफेयर्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं, वो मतलब 20 मिनट में सर जो रिविजन कराते हैं, ये सभी लोग मानते होंगे कि वो किसी किसी टीचर ने 1 घंटे में भी कवरेज नहीं हो सकता है। तो इसलिए सर का वीडियो उतना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कम टाइम में अगर ज्यादा रिविजन होगा तो एस्पिरेंट का हमेशा बेनिफिट होगा। तो इसलिए मतलब पेड कोर्स और फिर ये ये शब्द भी हटा दीजिए, वाई गौरव सर अगर बोले मेरे को, तो फिर मैं बोलूंगा सर का बैंकिंग अवेयरनेस और सर का जो रिविजन टेक्निक है, वो टेक्निक ये सर का मस्त है। सौम्यदीप, अगर हम ऐसे देखे जाए तो ये आपका पहला ही अटेम्प्ट था जब आपने क्लियर किया। पिछले अटेम्प्ट में यू कुडंट गिव योर मेंस बिकॉज वो जो नहीं। सर्टिफिकेट का इशू था, वो तो हम इसको नहीं। पहला ही अटेम्प्ट मानते हैं। व्हाट हैव बीन द फैक्टर्स जब आपको लगता है कि पहले ही प्रयास में आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया? अगर मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने आप को सब कुछ छोड़ के एक जगह पे डिटरमाइंड हो जाते हो, तो उससे ज्यादा ताकत किसी में नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने फेलियर भी देखा है, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में भी मैंने फेल किया है, प्रीलिम्स में ही फेल किया है, एसबीआई क्लर्क में मेंस में मेरा नहीं हुआ, एसबीआई पीओ मेंस में मेरा नहीं हुआ। तो फिर अंदर एक लगता है कि मेरा क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन एक जो फैक्टर होता है, जो आपने बोला कि मेरे अंदर था, कि मैं जानता था कि मेरा होगा, कि इसलिए होगा कि मेरा लक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूँ दिन ब दिन में, अपने आप को पुश कर रहा हूँ, मेरे लिमिट को पुश कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छा जाता। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग थे, मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक के जितने भी प्रोफेसर सर और मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेंबर जितने भी है, वो इतना ज्यादा सपोर्टिंग थे कि कभी भी मैं गिर भी जाता था तो वो मेरे को उठाते हैं कि देखो तुमने एक साल भी नहीं हुआ, इतना सारा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए हैं, मेंस में बैठे हैं, सिर्फ 3-4 मार्क्स से छूट रहे हो। एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे कि मेरा मेंस भी हो गया है। तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिंग फैक्टर था। और सर भी बोलते हैं कि सफल सर की जो एक बुक है ना, सर सफलता से मतलब कैसे हमको डील करना चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट के एस्पिरेंट के लाइफ के ऊपर सर का बुक है। तो उस बुक में से सर कभी कभी थोड़ा सा यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस भी डालते थे, उसको कभी कभी मैंने देखता था। सर एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाया, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे वो जा पाया, तो माउंट एवरेस्ट के नीचे जा पाया। फिर भी माउंट एवरेस्ट के नीचे जितने भी पर्वत होता है वो तो उसने जाय कर लिया ना, तो उसको छोटा नहीं देखना चाहिए। तो कभी भी अपने आप को छोटा नहीं देखना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, कि मेरे से नहीं होगा। अपने अंदर मेरा एक विश्वास था, वही सबसे ज्यादा मेरा मतलब प्लस पॉइंट है या फिर फैक्टर था कि हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। समयदीप, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब आप एग्जामिनेशन लिखते हैं, तो स्पीड और एक्यूरेसी। हो सकता है आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो, बट स्पीड बहुत अच्छी नहीं हो। तो दोनों का सामंजस्य बनाना ये कितने बहुत ही अहम है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन इतना कॉम्पिटिटिव है। कैसे बनाएं? ये प्रैक्टिस से ही आता है। क्योंकि आप अगर गलती नहीं करोगे तो फिर आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो आप सही भी नहीं करोगे। तो गलती करना जरूरी है और सही करना एग्जाम में जरूरी है। तो गलती आप घर में करो, घर में उसको करके करके आप देखो कि इसमें क्या गलती हो सकता है, और उसके अगले स्टेप में भी क्या गलती हो सकता है। हर एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा बारीकी से देखो कि ये क्वेश्चन दोबारा मेरे पास आए तो मेरे को कोई भी सो के भी उठ के बोले कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है और किस तरह से इसको जल्दी करना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि मॉक में एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो उसको सॉल्व करने चले जाते हैं, उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन उस टाइप का एक और क्वेश्चन जब आता है तो उसमें हम घबरा जाते हैं। तो हमको
टाइप ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस किस टाइप का हो सकता है, इससे मॉडरेट होगा तो क्या हो सकता है। जैसे मैं करता था कि मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आता, उसको अगर मैं नहीं पढ़ता तो उसके ऊपर मैं मतलब इतना काम करता कि वो वाला क्वेश्चन अगर अगली बार मेरे किसी भी एग्जाम में आए या फिर मेरे प्रैक्टिस में आए, तो उसको मैं उतना ही एक्यूरेसी से करूंगा कि जितने मेरे सामने एक सीधा सा क्वेश्चन आए। तो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि आप पहले सीखिए, सीखने के बाद उसको थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश कीजिए। और मैथ की बात करें तो मैथ में डेली कुछ चीज करना बहुत जरूरी होता है, जैसे टेबल्स को पढ़ना, स्क्वायर्स, क्यूब्स, और फिर जितने भी नंबर सीरीज का पैटर्न्स होता है उसको एक बार रिविजन करना। ऐसे ही इंग्लिश में जो होता है ग्रामर रूल्स को, जितने भी मॉक में हम ग्रामर रूल्स देते हैं, उस ग्रामर रूल्स के कितने कितने मतलब हम किस किस में ग्रामर रूल्स में गलती किए हैं, उसको बार बार देखना कि यो गलती फिर एक बार एग्जाम में नहीं होगी। और जो चीज हम बहुत बार कर जाते हैं तो वो तो मतलब स्पीड में आ ही जाता है। जैसे हम लोग पहले तो मतलब वॉक भी नहीं कर सकते हैं जब हम छोटे थे, तो थोड़े थोड़े करके हम वॉक करना शुरू करते हैं, फिर हम दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक बार में ही दौड़ना नहीं हो सकता, एक बार में ही सब कुछ नहीं हो सकता। पहले हमको पैदल हटना सीखना चाहिए, फिर उसको थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा तेज, फिर एक दिन ऐसा तेज हो जाएगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम पहले तो हट रहे थे, अब तो हम दौड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा टाइमिंग का मैटर भी है और थोड़ा प्रैक्टिस का भी मैटर है, लेकिन हो जाता है। यह उतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स इट। सौम्यदीप, आपने बहुत सारी चीजें शेयर की और बहुत ही वैल्यूएबल सभी इंसाइट्स हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही बारीकी से सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। सौम्यदीप, कभी ये मन में यस। आया कि इतना ज्यादा इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कैसे होगा? कभी निराशा सी हुई कि शायद शायद इफ आई एम नॉट एबल टू मेक इट, देन व्हाट? पहली बात तो ये मैं मानता हूँ कि ये सबके मन में ये आता है कि इतना सारा एस्पिरेंट्स है। तो मैं क्या करता था, मेरे घर से जो एग्जाम सेंटर होता है वो 250 किलोमीटर की दूर में है, तो ट्रेन में हमको ट्रेवल करना पड़ता है। तो मैं कूल एंड काम रहता था, मतलब एग्जाम मान लीजिए अगर 10 तारीख को है, तो मैं 8 तारीख रात तक पढ़ाई करता था और 9 तारीख को मैं उधर पहुंच जाता था। 8 तारीख रात तक मैं मतलब बहुत ही एक्टिव रहता था। और 9 तारीख को ऐसे ही मतलब मैं रहता था, ठीक है चलेंगे, देंगे एग्जाम, जो करना है हो गया है, मतलब चिल माइंडसेट रहना बहुत ही जरूरी है। और एग्जाम में जाके मतलब ऐसा होता है कि आपके बगल में ऐसे कोई बैठा होगा कि जिसने एसबीआई पी इंटरव्यू दिया हुआ है, आप उससे बातचीत कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मेरा तो एसबीआई पी इंटरव्यू था तो उसमें थोड़े से मार्क्स से नहीं हुआ। तो उस समय अगर आप घबरा गए, एक भी आपके अंदर डाउट आ गए कि मेरे पास एसबीआई पीओ का बंदा बैठा हुआ है, मैं तो अभी भी प्रीलिम्स भी नहीं निकला हुआ हूँ, तो वो नहीं करना है। उस समय जाके किसी से उतना ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। उस समय ऐसा ही सोचना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, जो होना है होना है, मेरे को इसमें बेस्ट देना है। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, फेल भी हो सकता हूँ, पास भी हो सकता हूँ, लेकिन एक बार अगर मैंने अपना बेस्ट दे दिया, 100% दे दिया, तो उसके बाद तो होना ही है। तो ऐसे करके मैं अपने अंदर का माइंडसेट रखता था कि जो भी होगा मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ और मेरे से ज्यादा बेस्ट इसमें कोई नहीं दे सकता। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले मैं ही सॉल्व करूंगा। तो ये मेरा एटीट्यूड रहता था। और अगर नहीं होता तो मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने अभी ग्रेजुएशन के बाद में ही इसको किया था, तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा 1 साल टाइम दीजिए, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो पहले बार में ही आईपीएस क्लर्क का 2020 का प्रीली निकल गया, तो घर में ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये कर सकता है, इसमें दम है। ये पहली बार में ही 2 महीने पढ़ के ही क्लर्क का प्रीलिम्स निकल दिया है। तो उसके बाद घर वालों ने ही सपोर्ट किया। तो घर वाले कभी कभी बोलते थे कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, कलकत्ता में जा लो, बहुत सारा कोचिंग सेंटर से उसमें जा लो। कभी कभी सैर भी बोलते हैं ये तो क्या कर रहा है, घर बैठे रहता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एमएससी नहीं कर रहा है, बीएड नहीं कर रहा है। कभी कभी हमारा जो कॉलेज में जाता था, तो उसमें वहाँ पे सर के साथ मुलाकात हुई थी, सर बोलते थे तुम अच्छे नहीं किए, तुमको एमएससी करना चाहिए था। तो इसको सामना करना पड़ता था कभी कभी, लेकिन डर भी था कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो 1 साल का मैंने लिया था, 1 साल अगर नहीं होता तो मेरा ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छा था, तो मैं ट्राई करता तो एमएससी में भी एडमिशन ले सकता था, या फिर एमएससी के लिए
मैं किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता था। तो मेरा एज उतना भी ज्यादा नहीं है कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता था, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लिया था कि 1 साल तो देना पड़ता है, 1 साल हो जाएगा तो फिर मेरा एज 22 होगा, तो फिर मैं फिर कुछ कर लूंगा, कोई बात नहीं। सौम्यदीप, बहुत सारी चीजें बताई और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था आपका कि 1 साल नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास हम और भी कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस। तो ये पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है और आप सभी के लिए कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करें, प्रेशर ना दें अपने आप को, बिकॉज कभी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं होता है, हमेशा एक नई बिगनिंग कभी नहीं। आपका इंतजार करती है, इसलिए उस पर फोकस करें, अच्छे से पढ़ें और एग्जामिनेशन, जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें उसको क्लियर करें। थैंक यू सो मच सौम्यदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।